यस, गुड मॉर्निंग। बेटा आज थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम है तो लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, सो आई एम सेंडिंग यू द वीडियोस। आज आप इसी से ही जो आपके टॉपिक्स हैं वो कवर कर लेंगे। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज क्लासिफिकेशन ऑफ द कलोइड। हमने 2 बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर लिया था। फर्स्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सेकंड किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन। आई डोंट थिंक कि किसी बच्चे को उसमें कोई डाउट होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कल की क्लास में दोनों क्लासेस के डाउट्स एक साथ ले लिए जाएंगे। आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। अब आप देखो, मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। अगर किसी चीज़ को कोलॉइड बनना है तो उसका साइज़ कितना होना चाहिए? 1-2000 नैनोमीटर होना चाहिए। अगर वो 1-1000 नैनोमीटर के बीच में है तो वो कोलॉइड है। अगर वो 1-1000 नैनोमीटर के बीच में नहीं है तो वो कोलॉइड नहीं है। अब कैसे कोई चीज़ 1-1000 नैनोमीटर की रेंज के बीच में आएगी? अब वो देखो, इसके कितने टाइप हो सकते हैं? इसके टाइप है 3। एक होता है हमारा मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड, क्या मतलब हुआ? मल्टी यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ गए। अब मान लो कोई एक पार्टिकल है, जनरली छोटा पार्टिकल था, स्मॉल पार्टिकल था, उसका साइज 1 मिलीमीटर से भी छोटा था। इतना छोटा था तो वो कोलॉइडल रेंज में नहीं आ सकता। 1 नैनोमीटर से छोटा था। लेकिन चाहिए किस में? 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में चाहिए। तो उन पार्टिकल्स ने क्या किया? आपस में एग्रीगेट होना शुरू हो गए, इकट्ठे होना शुरू हो गए। जैसे मान लो ये एक सल्फर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां। इसका साइज भी 1 नैनोमीटर से छोटा है, इसका साइज भी 1 नैनोमीटर से छोटा है, सभी 1 नैनोमीटर से छोटे हैं। अब सारे के सारे क्या हो गए? आपस में कंबाइन हो गए। क्या बन गया? 8 सल्फर के एटम जोड़े तो एसिड बन गया। नाउ इट कम्स, अब ये किस में आ गया? कोलॉइडल रेंज में आ गया, 1 नैनोमीटर से बड़ा हो गया। तो मैंने नाम रख दिया मल्टी मोलिकुलर। पहले कोलॉइडल रेंज में नहीं था जब सिंगल पार्टिकल था, लेकिन बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़ते गए तो वो किस में आ गया? कोलॉइडल रेंज में आ गया। तो आप इसको बोलोगे मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड। तो इसकी अब डेफिनेशन क्या बनेगी वो लिखिए। When the size of single particle, when the size of single particle is less than 1 nanometer, so they are not colloid, colloid नहीं है, but molecules combine together। molecules क्या करते हैं? combine करते हैं एक दूसरे के साथ, combine together to come in colloidal range, ताकि वो किस में आ जाए? कोलोइडल रेंज में आ जाए। हैंस फॉर्म वो क्या बनाएंगे? मल्टी मोलिकुलर
कोलोइड बनाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आएगा SA। नेक्स्ट इज द मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड। अब मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड क्या होते हैं? मैक्रो नाम से ही क्लियर हो, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड। मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा मॉलिक्यूल, बिग मॉलिक्यूल। कि एक मॉलिक्यूल खुद ही इतना बड़ा था कि जब वो किसी चीज़ में डिसोल्व किया गया तो किस में आ गया? कोलोइडल रेंज में अपने आप ही आ गया। कौन से होते हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स? जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स समझते हो, जो बहुत सारे मॉलिक्यूल के जुड़ने से बनते हैं। पॉलीमर्स बहुत सारे मॉलिक्यूल के जुड़ने से बना। वो एग्जिस्ट ही ऐसे करता है, तुमने किया नहीं है उसको, वो नेचर में एग्जिस्ट ही ऐसे करता है, जुड़ने से बना। जैसे एग्जांपल देती हूँ, तुम्हारा सेल्यूलोज लकड़ी क्या है? बहुत सारे ग्लूकोज के जोड़ने से बना है। ठीक है। तुम्हारा PVC वाला पाइप है, वो भी क्या है? बहुत सारे मॉलिक्यूल के जोड़ने से बना है। रबड़ है, रबड़ क्या है? लेटेक्स से बनता है, 1,3-ब्यूटाडाइन से बनता है। बहुत सारे 1,3-ब्यूटाडाइन जुड़ गए तो क्या बन गया? रबड़ बन गया। तो ये मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट ही ऐसे करते हैं, धक्के से नहीं हुए, ये नेचर में एग्जिस्ट ही ऐसे करते हैं। अगर ये नेचर में एग्जिस्ट ही ऐसे करते हैं, जो बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, तो मैं बोल सकती हूँ ना कि सेल्यूलोज एंड रबर आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। When they dissolved in water, when they dissolved in medium, मीडियम में डिसोल्व किए जाते हैं, डिस्पर्स्ड मीडियम, तो किस रेंज में आएंगे? कोलोइडल रेंज में आएंगे। देन दे आर इन कोलोइडल रेंज। अपने आप ही किस में आ गए? कोलोइडल रेंज में आ गए। खुद ही इतने बड़े थे कि पानी में जाते ही या मीडियम में जाते ही वो क्या बन गए? कोलोइड बन गए। तो आप उसको क्या बोलोगे? मैक्रोमोलिकुलर, कि मॉलिक्यूल खुद ही अपने आप बड़ा था। मल्टी में क्या हुआ था? पहले वो कोलोइड नहीं था, फिर वो इकट्ठे हुए, ग्रुपिंग की उन्होंने, और फिर किस रेंज में आया? कोलोइडल रेंज में आया। और मैक्रो क्या है? मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट ही बड़ा करता है, बस उसको आपने मीडियम में डालना है तो वो क्या बन जाएगा? कोलोइड बन जाएगा। नेक्स्ट वन इज द एसोसिएटेड कोलोइड। अब एसोसिएटेड कोलोइड क्या होते हैं? ध्यान से सुनना। एसोसिएटेड भी क्या होता है? जुड़ना। अब कहोगे मल्टी भी तो वही था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का रोल रहेगा। अब देखो क्या है एसोसिएटेड कोलोइड, ध्यान से समझाती हूँ इसको। ध्यान तुमने कर रखा है 10th क्लास में टॉपिक बहुत अच्छे से। एसोसिएटेड कोलोइड पहले डेफिनेशन लिखते हैं। द सब्सटेंस विच एट लो कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन कम है, बिहेव्स एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। बट एट हायर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। बट एट हायर कंसंट्रेशन दे बिकम्स कोलोइड। क्या मतलब हुआ इस चीज का? मैंने एग्जाम्पल ले लिया सोप का।
10th क्लास में किया था ना, C17H35 CONA सोप होता है, C15H31 CONA, तो दोनों क्या है, सोप है। अब यहाँ देखो ये सारा हिस्सा क्या है, नेगेटिव, और ये Na क्या है, पॉजिटिव। ये सारा हिस्सा क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, और Na क्या है, पॉजिटिव। प्लस माइनस किसी कंपाउंड पे आ जाए, नेचर में एग्जिस्ट करता हो, तो कैसा कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड। तो ये कंपाउंड भी कैसा हो गया, आयनिक हो गया। अगर आयनिक कंपाउंड हो गया, तुमने 3rd चैप्टर पढ़ा है केमिस्ट्री में, अब किसी भी आयनिक कंपाउंड को पानी में घोलो तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। आयनिक कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, पानी में घोलोगे, आर नोन एज, आप उसको क्या बोलोगे फिर, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलोगे। तो तभी बोल रहा हूँ, नॉर्मली क्या है, साबुन एक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर तुम उसको पानी में घोल देती हो, तुमने हाथ धोने थे, हाथ पे पानी डाला, हल्का सा साबुन लगाया, हाथ बहुत गंदे थे, बाहर तेल वेल में काम किया है किचन में, तुमने अपने हाथ पे पानी डाला, पानी यानी मीडियम ले लिया, थोड़ा सा साबुन लगाया, अभी कोई झाग नहीं बनी है, तो ये क्या बोल रहा है, आयनिक कंपाउंड है, जो पानी में जाके क्या बनते हैं, नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। कब, जब थोड़ा सा साबुन लगाया, उनकी कंसंट्रेशन लो थी। मैंने क्या बोला, ऐसे आयनिक कंपाउंड जो थोड़े से लगाए जाएं, पानी में घोले जाएं, तो क्या होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कोई कोलोइड नहीं है। अभी हल्का सा साबुन लगाया, पानी, हाथ गीले थे, झाग नहीं बनी, तो ये क्या है, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट है। अब हमने क्या किया, बहुत सारा साबुन रगड़ लिया, बहुत सारा साबुन रगड़ लिया। जब बहुत सारा साबुन रगड़ेंगे, साबुन की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, व्हेन वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सोप, साबुन बहुत सारा रगड़ रहे हैं, then these electrolyte aggregate together, इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, and arrange themselves, बताती हूँ कैसे, और अपने आप को अरेंज करेंगे। देखो, हाथ की जगह कपड़ा ले लो, ये कपड़ा है, इस कपड़े पे तेल लग गया, तुमने पानी डाला, ये चारों ओर से ये पानी डाल दिया, वाटर डाल दिया। अब थोड़ा सा साबुन लगाया, थोड़ा सा साबुन लगाया तो ये बस साबुन लग गया। साबुन यानी C17H35 CONA, में C17 की जगह R लिख रही हूँ, RCONA यूँ था, कोई झाग नहीं बन रही, कपड़ा साफ नहीं हो रहा, उस पर गंदगी वैसे के वैसे ही है। फिर तुम्हारी मम्मी ने क्या किया, और साबुन लगाया, जोर से ब्रश मारा, और साबुन लगाया और जोर से ब्रश मारा। साबुन लगाया यानी कि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई तो साबुन के मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को क्या किया, अरेंज किया। सोप के मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, अपने आप को अरेंज किया। अब RCONA दो हिस्से हैं, इसको बोलते हैं पोलर हेड और इसको बोलते हैं नॉन पोलर टेल। साबुन कैसा है, दो हिस्से हैं, पोलर हेड है, नॉन पोलर टेल है। पानी कैसा है, पोलर। तेल कैसा है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में जाएगा, पोलर पोलर में जाएगा। तो एक अरेंजमेंट बन गया। कैसे बन गया, देखो, तेल नॉन पोलर है तो नॉन पोलर की साइड कौन आएगा, पूछ आएगी, क्योंकि पूछ क्या है साबुन की, नॉन पोलर है, यानी कि तेल आएगी, आ गई। पोलर हेड कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। ये पोलर हेड कहाँ चला गया, दूर चला गया।
हेड कहाँ गया, दूर, और नॉन पोलर, ये देखो मैं यूँ बना देती हूँ, ये होता है हेड और ये होती है टेल। टेल कैसी है, नॉन पोलर, तो वो कहाँ गई, टेल की तरफ। हेड कैसा है, पोलर, तो वो कहाँ हो गया, बाहर, लाइक डिजोल्व्स लाइक। पानी भी कैसा है, पानी कैसा है, इसके चारों ओर पोलर है। अभी बहुत सारी झाग बन गई, जब वो झाग बन जाएगी ना, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हो, मिसल्स। 10th क्लास में था ना मिसल्स क्या होती हैं, तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है, इस तरह का अरेंजमेंट मिसल्स कहलाता है। नॉर्मल साबुन इलेक्ट्रोलाइट है, कोई कोलोइड नहीं है, लेकिन जब साबुन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो वो क्या बन गया, मिसल्स बन गया। इन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया, एग्रीगेट हो गए इकट्ठे, तो ये मिसल्स क्या है, कोलोइड है। तो ये मिसल्स आर कोलोइड, मिसल्स क्या हैं, कोलोइड हैं। आइए बात समझ में, आ गई बात समझ में। अब मिसल्स कब बनती हैं, क्या मिसल्स हमेशा ठंडे पानी में बन जाती है, मानो सर्दियों का दिन है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, अब तुम्हारी मम्मी कपड़े धो रही हैं, तो क्या वो मशीन में बिल्कुल ठंडा पानी डाल देती हैं, या हाथ पे भी कपड़े धोने लगो ठंडे पानी में झाग बनती है, नहीं। झाग कब बनती है, जब पानी का टेम्परेचर नॉर्मल हो, थोड़ा कोसा कोसा हो सर्दियों में, गर्मियों में ज़रूरत ही नहीं होती गर्म करने की। अब मान लो एक बकेट पूरा पानी का है, तुम आधा चम्मच भी साबुन नहीं डालो या सरफ नहीं डालो, तो क्या झाग बनेगी, बहुत सारी नहीं बनेगी। तो ये बहुत सारी झाग कब बनती है, जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है, तभी इतनी सारी क्या बनती है, झाग बनती है। मान लो एक टब भर के पानी ले लिया, उसमें 1 चम्मच डिटर्जेंट का डाल दिया, तो क्या झाग बनी, नहीं बनी। बर्फ़ का पानी था, बिल्कुल गंगा का पानी ले लिया और उसमें 1 चम्मच डिटर्जेंट डाल दिया, तो क्या उसमें झाग बनी, नहीं बनी। तो ये जो झाग बनेगी, मिसल्स बनेंगी, ये कब बनेंगी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनेंगी, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे बनेंगी, जिसको हम बोलते हैं, समझाती हूँ आगे 2 पॉइंट। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट रह भी जाता है तो मैं कर ले लूँगी। अब उसके बाद देखो क्या है, अब हम करते हैं कब झाग बनेगी, मिसल्स कब बनेंगी, व्हेन द मिसल्स फॉर्म, ये झाग कब बनती है, व्हेन मिसल्स फॉर्म, कब बनेंगी। एक वर्ड लिखा मैंने, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, ये पूछ भी लेते हैं क्या होता है, हरियाणा बोर्ड में भी आता है, सीबीएसई में भी आता है, क्या होता है। क्रिटिकल, जिस कंसंट्रेशन पर सोप या डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल बहुत सारी झाग बनाकर अरेंज हो जाते हैं, तो वो कोलोइडल रेंज में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, कोलोइडल रेंज में। उस कंसंट्रेशन को क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। तो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, अब इंग्लिश में लिख देती हूँ, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट विच, यही लिख के आनी है बस पेपर में, वो तो समझाने के लिए था, एट विच मिसल्स आर फॉर्म, मिसल्स बन गई हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। बात समझ में आई, उसको क्या बोलना है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। हो गया क्लियर, आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट करते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, ये पूछते हैं हरियाणा बोर्ड में 1 नंबर में,
डिफाइन CMC, शॉर्ट में आता है डिफाइन CMC। C मतलब क्रिटिकल, M मतलब मिसल, C मतलब कंसंट्रेशन, CMC मतलब क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। आपने इसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट वन इज द क्राफ्ट टेम्परेचर। व्हाट इज द क्राफ्ट टेम्परेचर? क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है? मैंने बोला ना, हर बार ठंडे पानी में झाग नहीं बन रही, पानी का टेम्परेचर नॉर्मल करना पड़ रहा है। तो क्राफ्ट टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर में मिसल्स बनेंगी। क्राफ्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर at which missiles are formed, जिस टेम्परेचर पे मिसल्स बन रही हैं आप उसको क्या बोलोगे? क्राफ्ट टेम्परेचर। नेक्स्ट वन इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब सोप जो है वो क्लीन कैसे करता है? ठीक है, मिसल का फॉर्मेशन मैंने आपको समझा दिया है। अब करते हैं हम क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, कि साबुन जो है वो सफाई का काम कैसे करेगा, सोप और डिटर्जेंट क्लीनिंग का काम कैसे करते हैं। नेक्स्ट इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। हरियाणा बोर्ड में आता है, सैम्पल पेपर में है, लेकिन अब इस क्वेश्चन के आने के चांसेस कम है क्योंकि 10th क्लास में ये टॉपिक बहुत डिटेल में आ गया था। तो क्राफ्ट टेम्परेचर तो पूछ लिया जाता है, CM से भी पूछ लिया जाता है, बट एक क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बट फिर भी टॉपिक सिलेबस में है तो करा देते हैं। व्हाट इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप? बट नहीं होता, यूँ पूछेगा डिफाइन या एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, कि सोप कैसे क्लीन करता है। अब सोप कैसे क्लीन करता है? मान लो ये तुम्हारा कोई कपड़ा है, इस कपड़े पे ऑयल लग गया, ग्रीस लग गई, तो ये ऑयल और ग्रीस नेचर में कैसे हैं? नॉन पोलर है। तुमने क्या किया, इसके चारों ओर पहले तो पानी डाला, इसको गीला किया, तो पानी क्या हुआ? पानी तो पोलर है, वो इस पर टिकेगा ही नहीं, तो पानी रह गया इससे दूर दूर। ये वाटर है, इसके ऊपर घुल ही नहीं रहा है, क्योंकि पानी कैसा होता है नेचर में? पोलर होता है। लाइक डिजोल्व्स लाइक की प्रॉपर्टी लगती है। अब तुमने डाला सोप, रगड़ा, बहुत सारा रगड़ा, तो सोप के मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को क्या कर लिया? अरेंज कर लिया। कैसे अरेंज किया? हेड कहाँ है? वाटर की तरफ। टेल कहाँ है? डर्ट और ग्रीस की तरफ। तो उनका हेड है पानी की साइड और उनकी टेल है किसकी साइड? डर्ट और ग्रीस की साइड। सोप मॉलिक्यूल्स अरेंज themselves, अपने आप को अरेंज करते हैं। हेड इज टुवर्ड्स वाटर, हेड इज टुवर्ड्स वाटर, टेल इज टुवर्ड्स ऑयल एंड ग्रीस। साबुन लगा दिया तो मम्मी क्या करेगी? या तो कपड़े पे ब्रश मारेगी, या कपड़े को ऐसे ऐसे मस लेगी, या वॉशिंग मशीन भी उसके अंदर ब्रश चला रही है। मतलब कपड़े को रगड़ना ज़रूरी होता है। अब तुम रगड़ने से क्या होगा? जब तुम उसको एजिटेट करोगे, एजिटेट मतलब रगड़ोगे, तो पानी खींचेगा हेड को, हेड खींचेगी टेल को, टेल खींचेगी गंदगी को, तो कपड़े क्या हो जाएंगे? साफ़ हो जाएंगे। अगर तुमने रगड़ा नहीं तो कोई किसी को खींचेगा नहीं, या ब्रश मारोगे, ब्रश के लगाने से भी क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो जब तक तुमने उसको रबिंग नहीं की, रगड़ा नहीं है, मशीन वाले क्या दिखाते हैं? वॉशिंग मशीन के अंदर ब्रश है, कपड़े की मसाज हो रही है, कपड़ा रगड़ा जा रहा है उसके अंदर। या फिर हाथ से धो तो भी हल्का सा ऐसे ऊपर नीचे तो करना ही पड़ता है, चाहे ज़्यादा ना भी रगड़ो, तो कुछ ना कुछ फोर्स तो अप्लाई करना पड़ेगा, एजिटेट करना पड़ेगा।
तो जब तुम रगड़ोगे, तुम फोर्स लगाओगे, तुम क्या करोगे? व्हेन वी एजिटेट देन वी विल पुल द वाटर, वाटर विल पुल द हेड, हेड पुल द टेल एंड टेल विल पुल द डर्ट और ग्रीस। तो कपड़े क्या हो जाएंगे? साफ हो जाएंगे। अब इसको लिखते हैं, तो मैं क्या लिखूंगी? व्हेन वी एजिटेट द क्लॉथ्स। ये मैकेनिज्म फिगर समझ में आ गई होगी, 10th क्लास में भी थी, अदरवाइज इसको बना लेना, उसके बाद लिख लेना। तो अब लिखो व्हेन वी एजिटेट द क्लॉथ्स, जब हम कपड़े को रगड़ते हैं। व्हेन वी एजिटेट द क्लॉथ देन वी पुल द वाटर, हम पानी को खींचते हैं। वाटर पुल्स, वाटर पुल करता है किसको? पोलर हेड को। पोलर हेड पुल्स नॉन पोलर टेल। नॉन पोलर टेल विल पुल oil and grease. Tail will pull oil and grease. So cloth becomes clean. Cloth क्या हो जाएगा? Will clean, साफ हो जाएगा। तो ये क्या है? क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। हो गया क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड। आप कोलॉइड को कैसे बनाओगे? कल हमने किया था, दो तरह के कोलॉइड होते हैं, एक लायोफिलिक और एक लायोफोबिक किया था। अब लायोफिलिक कौन से थे? जो इजीली बस पानी में डालो और मीडियम में डालो और घुल जाते हैं। मैंने कल कहा था ना, कोलॉइड्स आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप के थे। वन इज द लायोफिलिक, another is the lyophobic. लायोफिलिक जस्ट सब्सटेंस को मीडियम में डाला, सब्सटेंस को डिस्पर्जन मीडियम में डाला, अभी आज किया है ना, मीडियम में डाला तो कोलॉइड बन गए। जैसे आज किया था अभी रबड़, जस्ट मीडियम में डालो बन जाएगा। सेल्यूलोज मीडियम में डालो जस्ट बन जाएगा। स्टार्च, ये सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। ऑल आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, सबके सब मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। जस्ट मीडियम में डालो तो क्या बन जाते हैं? कोलॉइड बन जाते हैं। लेकिन लायोफोबिक को आपने कैसे बनाया था? स्पेशल टेक्निक से बनाया था। बट लायोफोबिक आर प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड। इसके लिए स्पेशल मेथड लगेगा। कौन से मेथड लगेंगे वही हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है? दीज मेथड्स आर, बहुत सारे मेथड्स हैं, पेपर में डायरेक्ट आता है। पहला करा रही हूँ, ब्रेडिक्स आर्क मेथड, पेपर में डायरेक्ट नाम से आता है। डिफाइन ब्रेडिक्स आर्क मेथड। आर्क मेथड, ठीक है? अब क्या है ब्रेडिक्स आर्क मेथड, वो देखिए। ये मैं रब कर रही हूँ। ध्यान से समझना, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। कौन सा कोलॉइड बनाना है? लायोफोबिक। वी हैव टू प्रिपेयर लायोफोबिक
हाइड्रोफोबिक कोलोइड। एग्जाम्पल क्या था इसका? गोल्ड,